प्रसिद्ध नाइजीरियाई लेखक चिनुआ अचेबे ने एक बार कहा था, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये ताकत और अस्तित्व है। सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो भारत के आने वाले कल के लिए मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत मायने रखता है। मुद्दा है हमारे देश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और इससे जुड़ी एक नई सी अर्थव्यवस्था, जिसे सिल्वर इकोनॉमी या रजत अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। हमारी आज की ये गहरी पड़ताल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिल्वर इकोनॉमी आखिर है क्या चीज़, भारत के लिए इसके मायने क्या है, इसे क्या चीज़ें आगे बढ़ा रही हैं, और हाँ, इसमें चुनौतियाँ क्या है और मौके क्या हैं। ये विषय उन सब के लिए ज़रूरी है जो भारत के सामाजिक आर्थिक बदलावों को समझना चाहते हैं, और हाँ, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी ये अहम हो सकता है। सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, कई पहलू जुड़ते हैं इससे। तो चलिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस विश्लेषण को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और ये चर्चा इसलिए भी देखिए एकदम सही समय पर हो रही है, क्योंकि हाल ही में मतलब 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था। ये दिन दुनिया भर में सीनियर सिटीजन्स के योगदान को पहचानने और उनकी चुनौतियों पर ध्यान दिलाने के लिए होता है। हालांकि ये जानना दिलचस्प है कि ये संयुक्त राष्ट्र वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस से अलग है, जो 1 अक्टूबर को होता है। अच्छा जी, ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुरुआत अमेरिका में 1988 में हुई थी, पर हाँ, दोनों का मकसद मिलता जुलता है। ये जानकारी अच्छी रही। तो सबसे पहले इसी शब्द पर आते हैं, सिल्वर इकोनॉमी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल में है क्या ये? सरल शब्दों में समझाएंगे। जरूर। देखिए, सिल्वर इकोनॉमी कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये उन सारी आर्थिक गतिविधियों, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक आप कह सकते हैं मिला जुला रूप है, जो खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों मतलब आमतौर पर 60 या 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जरूरतों, उनकी इच्छाओं, उनकी जीवन शैली को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। अच्छा। हाँ, इसमें दायरा बहुत बड़ा है, जैसे उनकी स्वास्थ्य की ज़रूरतें, उनके रहने के लिए सही इंतज़ाम या घर, रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल प्लानिंग, टेक्नोलॉजी जो उनकी ज़िंदगी आसान बनाए, जैसे बड़े बटन वाले फ़ोन या सेफ्टी गैजेट्स, उनके एंटरटेनमेंट के साधन, घूमने फिरने के प्लान्स, मतलब वो सब कुछ जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर, सुरक्षित और एक्टिव बनाए। यानी ये सिर्फ उनकी देखभाल तक सीमित नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। बिल्कुल। ये उन्हें सिर्फ ज़रूरतमंद नहीं, बल्कि एक एक्टिव कंज्यूमर और समाज में योगदान देने वाले के रूप में देखता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि भारत जैसे देश में, जहां हम अक्सर युवा आबादी के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात सुनते हैं, वहां अचानक से ये सिल्वर इकोनॉमी इतनी अहम क्यों हो गई है? लेख में दिए आंकड़े कुछ इशारा करते हैं इस तरफ। आपका सवाल एकदम पॉइंट पर है, और आंकड़े यहाँ जैसा आपने कहा वो पूरी तस्वीर ही बदल लेते हैं। हम अक्सर युवा आबादी पर फोकस करते हैं, लेकिन भारत की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। देखिए, जनसंख्या अनुमान पर जो टेक्निकल ग्रुप बना था, उसकी 2020 की रिपोर्ट बताती है कि 2011 में भारत में 60 प्लस उम्र के लोग करीब 10.4 करोड़ थे, मतलब कुल आबादी का लगभग 8.6%। लेकिन अनुमान है कि 2031 तक ये आंकड़ा बढ़कर 19.4 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। बाप रे, लगभग दुगुना होने वाला है 10-12 साल में। हाँ, और रुकिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए का अनुमान तो और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। यूएनएफपीए का मानना है कि 2050 तक भारत की कुल आबादी में 20% से ज्यादा लोग वरिष्ठ नागरिक होंगे। सोचिए, आज से लगभग दुगना। 20%, हर 5 में से 1। जी हाँ, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? अनुमान है कि 2046 तक भारत में वरिष्ठ नागरिक 60 प्लस साल की संख्या बच्चों 0 से 15 साल की संख्या से ज्यादा हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? 2046 तक बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग? ये तो पूरे समाज के सोचने के तरीके और बनावट पर असर डालेगा। इसका मतलब तो साफ है कि वरिष्ठ नागरिक सिर्फ एक सामाजिक समूह नहीं रह जाएंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत भी बनेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यहीं पर सिल्वर इकोनॉमी की अहमियत एकदम सामने आ जाती है। जब आबादी का इतना बड़ा हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों का होगा, तो जाहिर है उनकी जरूरतें, उनके खर्चे अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देंगे। इससे हेल्थ केयर सेक्टर में, खासकर बुजुर्गों की देखभाल यानी जेरियाट्रिक केयर में जबरदस्त मौके बनेंगे।
असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, इंश्योरेंस, सीनियर लिविंग होम्स, उनके वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इन सब में बहुत ग्रोथ होगी। वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कंज्यूमर बेस और इकोनॉमिक फोर्स होंगे। ये समझना वाकई जरूरी है कि ये बदलाव कितना गहरा और व्यापक है। तो फिर इस सिल्वर इकोनॉमी के बढ़ने के पीछे मुख्य कारण क्या है? लेख में एक्टिव एजिंग यानी सक्रिय वृद्धावस्था की बात की गई है। ये क्या है और ये कैसे तस्वीर बदल रहा है? एक्टिव एजिंग ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहले क्या होता था, बुढ़ापे का मतलब मान लिया जाता था निर्भरता, बीमारी, घर बैठ जाना। लेकिन अब ये सोच बदल रही है। एक्टिव एजिंग का मतलब है कि लोग बुढ़ापे में भी ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रह रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं और समाज में एक्टिवली कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। भारत भी अब धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहां सीनियर सिटीजन्स को सिर्फ आश्रित नहीं बल्कि अनुभव और ज्ञान का खजाना और अर्थव्यवस्था में एक अहम हिस्सेदार के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा। और लेख एक और दिलचस्प बात बताता है। पता है, आज जो लोग 45 से 64 साल के बीच के हैं, वो भारत के सबसे अमीर प्रोफेशनल ग्रुप्स में से हैं। हाँ, ये तो है। तो जाहिर है जब ये लोग अगले कुछ सालों में रिटायर होकर सीनियर सिटीजन बनेंगे तो इनकी खरीदने की क्षमता मतलब परचेजिंग पावर काफी ज्यादा होगी। ये चीज उन्हें एक बहुत बड़ा और असरदार कंज्यूमर ग्रुप बना देगी। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ियों के मुकाबले आजकल के बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद भी किसी न किसी तरह एक्टिव रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो एक तरफ सक्रियता और खरीदने की ताकत बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ उम्र के साथ स्वास्थ्य की जरूरतें भी तो बढ़ती हैं। क्या ये भी सिल्वर इकोनॉमी का एक बड़ा इंजन है? निश्चित रूप से, बल्कि ये तो शायद सबसे बड़ा इंजन है। हाँ? स्वास्थ्य जरूरतें इस पूरी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार है। हाँ। लेख के मुताबिक भारत में 75% से ज्यादा बुजुर्ग किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी मतलब लंबी चलने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं। 75%, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और इसका सीधा असर ये है कि घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली कंपनियां, जिन्हें होम केयर सर्विसेज कहते हैं, उनकी मांग आसमान छू रही है। बहुत से बुजुर्ग अस्पताल जाने से बचते हैं या उनके लिए घर पर देखभाल ज्यादा सुविधाजनक होती है। और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। सोचिए, हेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे टेली हेल्थ मतलब डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह लेना, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग यानी घर बैठे ही मरीज के वाइटल्स पर नजर रखना, और पहनने वाले डिवाइसेस जैसे गिरने पर अलर्ट भेजने वाले सेंसर, जीपीएस ट्रैकर्स, इमरजेंसी बटन, ये सब चीजें बुजुर्गों की देखभाल को बहुत सुरक्षित, आसान और असरदार बना रही हैं। लेख में एक अनुमान भी दिया है कि सिर्फ रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग का ही ग्लोबल मार्केट 2030 तक करीब 12.5% की सालाना रफ्तार से बढ़कर लगभग 27 बिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। 12.7% CAGR, ये तो हेल्थ टेक के लिहाज से काफी तेज ग्रोथ है। जी हाँ, ये दिखाता है कि रिमोट मॉनिटरिंग कितनी तेजी से बुजुर्गों की देखभाल का हिस्सा बन रही है। और लेख में आयुष आधारित सेवाओं का भी जिक्र था। क्या हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की तरफ भी रुझान बढ़ रहा है? हाँ, ये भी एक उभरता हुआ ट्रेंड है। लेख इशारा करता है कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी यानी आयुष की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। खासकर बीमारियों से बचाव यानी प्रिवेंटिव केयर और जनरल वेलनेस के लिए। शायद इसलिए कि आमतौर पर माना जाता है कि इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो होलिस्टिक हेल्थ पर जो फोकस बढ़ रहा है, उसमें आयुष सेवाओं की खासकर सीनियर सिटीजन्स के बीच अच्छी संभावनाएं दिखते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो लोग ज्यादा एक्टिव हैं, पैसा भी है, टेक्नोलॉजी मदद कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं की जबरदस्त मांग है। ये सब मिलकर सिल्वर इकोनॉमी के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का लेख भारत में इस उभरती हुई अर्थव्यवस्था के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां या रुकावटें गिनाता है? हाँ, और ये चुनौतियां काफी गंभीर हैं और इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना हम इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेख कई मुख्य चुनौतियों की बात करता है। जैसे कि पहली और शायद सबसे बड़ी है स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी, मतलब हेल्थ केयर गैप्स। भारत में बुजुर्गों की खास स्वास्थ्य जरूरतों को समझने वाले डॉक्टर्स और सुविधाएं, जिन्हें जेरियाट्रिक केयर कहते हैं, उनकी बहुत कमी है। फिर इलाज का ज्यादातर खर्चा लोगों को अपनी जेब से करना पड़ता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। और बीमा कवरेज की हालत तो और भी खराब है।
लेख के मुताबिक सिर्फ करीब 18% सीनियर सिटीजन्स के पास ही किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। सिर्फ 18%? ये आंकड़ा तो वाकई में चिंताजनक है। इससे तो अच्छी हेल्थ केयर तक पहुंच बहुत मुश्किल हो जाती होगी। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चिंता है वित्तीय असुरक्षा, मतलब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। देश के एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते थे, उनके पास बुढ़ापे के लिए कोई रेगुलर पेंशन या काफ़ी बचत नहीं होती। नतीजा ये होता है कि उन्हें पैसे के लिए अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे उनकी आज़ादी और आत्मसम्मान दोनों पर असर पड़ता है। और टेक्नोलॉजी की जो बात हम कर रहे थे, क्या वो सबके लिए उपलब्ध है? यहीं पर तीसरी चुनौती आती है डिजिटल डिवाइड की। आज जब हेल्थ केयर से लेकर बैंकिंग तक सब ऑनलाइन हो रहा है, तब भी बहुत से बुजुर्ग डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं जानते, या उनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं ही नहीं है। इस वजह से वो टेलीमेडिसिन हो या ऑनलाइन शॉपिंग या डिजिटल पेमेंट, इन सब का फायदा नहीं उठा पाते जो उनकी जिंदगी आसान बना सकती हैं। और सामाजिक स्तर पर भी तो कुछ बदलाव आ रहे हैं, जैसे एकल परिवार बढ़ रहे हैं। इसका क्या असर है? बिल्कुल। ये है चौथी चुनौती, सामाजिक अलगाव, यानी सोशल आइसोलेशन। ये एक बढ़ती हुई गंभीर समस्या है। जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं, बच्चे काम के लिए दूसरे शहरों या देशों में जा रहे हैं। इस बदलते माहौल में कई बुजुर्ग बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, और इस अकेलेपन से उनमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब भी बढ़ रही हैं। ये तो बहुत दुखद है। और क्या हमारे शहर, हमारी नीतियां बुजुर्गों के लिहाज से तैयार हैं? लेख इसी पांचवी कमी की तरफ इशारा करता है, नीतिगत और ढांचागत कमियां, पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। अक्सर हमारे शहरों में पब्लिक स्पेसेस में, बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्ट में बुजुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे रैम्स की कमी, आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले टॉयलेट्स का ना होना, चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ की कमी। साथ ही बुजुर्गों की देखभाल और उनके अधिकारों के लिए खास तौर से बनी मजबूत और असरदार पॉलिसीज की भी कमी महसूस होती है। ये सब कमियां तो विकास में बाधा डालती होंगी। निश्चित रूप से। फिर एक और बाधा है कार्यबल में रुकावटें, वर्कफोर्स बैरियर्स। हमने एक्टिव एजिंग की बात तो की, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि समाज में उम्र को लेकर अब भी कई तरह के पूर्वाग्रह हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं। साथ ही कंपनियों में फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल्स भी कम हैं, जो सीनियर सिटीजन्स को उनकी क्षमता और सुविधा के हिसाब से काम करने का मौका दें। इस वजह से जो बुजुर्ग काम करना चाहते हैं या जिन्हें जरूरत है, उनके लिए मौके बहुत कम हो जाते हैं। और आखिर में, क्या जानकारी की कमी भी एक मुद्दा है? हाँ, लेख जागरूकता और पहुंच की कमी को भी एक अहम चुनौती मानता है। अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी। बहुत से बुजुर्गों और उनके परिवारों को सरकार की योजनाओं, हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शंस, आयुष के फायदों या दूसरी मदद के बारे में पता ही नहीं होता, और जानकारी न होने के कारण वो इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ये चुनौतियां तो वाकई बहुत फैली हुई हैं। हेल्थ, पैसा, समाज, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, रोजगार, जानकारी, लगभग हर चीज इसमें आ गई। तो फिर इन सब से निपटने के लिए और भारत की सिल्वर इकोनॉमी को सही मायनों में मजबूत और सबके लिए फायदेमंद बनाने के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस का लेख किस तरह के सुधारों या कदमों का सुझाव देता है? लेख एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मतलब एक बहुआयामी रणनीति का सुझाव देता है, जिसमें कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। इन्हें कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। बताइए। पहला, स्वास्थ्य केंद्रित सुधार, हेल्थ केयर सेंट्रिक रिफॉर्म्स। इसका मतलब है जीरियाट्रिक केयर सेवाओं का विस्तार करना, और इसमें सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव, हेल्थ प्रमोशन और रिहेबिलिटेशन पर भी जोर देना होगा। बुजुर्गों और उनकी देखभाल करने वालों यानी केयर गिवर्स को हेल्थ के बारे में ज्यादा जागरूक बनाना, हेल्थ लिटरेसी बढ़ाना भी जरूरी है। एक अहम सुझाव यह है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM जैसी प्राइमरी हेल्थ योजनाओं में सीनियर केयर को इंटीग्रेट किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं उन तक आसानी से पहुंचें। ये तो स्वास्थ्य की बात हुई। आर्थिक सुरक्षा और रोजगार के लिए क्या सुझाव है? वित्तीय सुरक्षा सुधारों यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स के तहत जरूरत है कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज डिजाइन की जाएं जो खास बुजुर्गों की जरूरतों के हिसाब से हों और इलाज पर जेब से होने वाले खर्च को कम करें। अटल पेंशन योजना जैसी स्कीमों का दायरा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र के बुजुर्गों तक पेंशन पहुंचाना जरूरी है। साथ ही उनकी आर्थिक आज़ादी के लिए सेक्रेट पोर्टल जैसे मंचों को बढ़ावा देना चाहिए, जो बुजुर्गों को दोबारा काम दिलाने में मदद करते हैं और उनके लिए रीस्किलिंग यानी नए हुनर सिखाने और फ्लेक्सिबल काम के मौके बनाने पर जोर देना चाहिए।
और सामाजिक अकेलेपन से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? सामाजिक समावेश और समर्थन यानी सोशल इंक्लूजन एंड सपोर्ट के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाने होंगे जो बुजुर्गों को आपस में मिलने जुलने, सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के मौके दें। पीयर सपोर्ट नेटवर्क्स मतलब बुजुर्गों के ही ग्रुप जो एक दूसरे की मदद करें, उन्हें बढ़ावा देना होगा। और साथ ही पूरे समाज को बुजुर्गों की ज़रूरतों, उनकी गरिमा, उनकी भावनाओं के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव बनाने की भी ज़रूरत है। फिर आता है बुजुर्ग अनुकूल बुनियादी ढांचा और आवास का मुद्दा, एल्डर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। हमें अपने शहरों, पब्लिक स्पेसेस, ट्रांसपोर्ट और घरों को ऐसा बनाना होगा जो हर उम्र के लोगों, खासकर बुजुर्गों के लिए आसान और सुरक्षित हों। और वो डिजिटल खाई, उसे कैसे भरेंगे? उसके लिए डिजिटल समावेश सुधार यानी डिजिटल इंक्लूजन रिफॉर्म्स करने होंगे। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए डिजिटल लिटरेसी कैंपेन चलाने होंगे ताकि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सीख सकें। साथ ही हेल्थ, फाइनेंस और दूसरी ज़रूरी सेवाओं के लिए ऐसे ऐप्स या वेबसाइट बनाने होंगे जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान, मतलब यूज़र फ्रेंडली हों। और बाजार और अर्थव्यवस्था के लेवल पे क्या करने की जरूरत है? आर्थिक और बाजार सुधारों के तहत SAG यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन जैसे कार्यक्रमों के जरिए बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, को बढ़ावा देने का सुझाव है। सिल्वर इकोनॉमी में नए आइडियाज लेकर आने वाले स्टार्टअप्स को खास फंडिंग और मदद देनी होगी। और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बुजुर्गों को सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि एक एक्टिव कंज्यूमर और इकोनॉमी में योगदान देने वाले ग्रुप के रूप में देखना होगा और उन्हें मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना होगा। तो सार ये है कि ये किसी एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का काम नहीं है। हेल्थ, फाइनेंस, सोशल वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट, IT, सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। ये एक पूरी व्यवस्था को बदलने जैसा है, जिसमें सरकार, प्राइवेट सेक्टर और समाज तीनों की भूमिका है। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि भारत के सामने जो ये बुजुर्गों की बढ़ती आबादी का डेमोग्राफिक बदलाव आ रहा है, वो सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि इसमें अपार संभावनाएं भी छिपी हैं। सिल्वर इकोनॉमी अगर सही दिशा में बढ़ती है, तो ये न केवल देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे सकती है, बल्कि हमारे करोड़ों सीनियर सिटीजन्स को एक ज्यादा सम्मानजनक, सुरक्षित, स्वस्थ और एक्टिव जिंदगी जीने का मौका भी दे सकती है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। और मेरे विचार में सबसे बुनियादी बदलाव जो जरूरी है, वो हमारी सोच में है। हमें बुजुर्गों को केवल आश्रित या समाज पर बोझ समझने की पुरानी मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उनके दशकों के अनुभव, उनका ज्ञान, उनकी क्षमता और हाँ, उनकी आर्थिक शक्ति को पहचानना और उसका सम्मान करना होगा। अगर हम सही नीतियां बनाते हैं, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और एक संवेदनशील और सहायक सामाजिक माहौल बनाते हैं, तो भारत निश्चित रूप से सिल्वर इकोनॉमी की इस विशाल क्षमता का भरपूर लाभ उठा सकता है। ये न सिर्फ हमारे बुजुर्गों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर जो पॉलिसी मेकिंग, सामाजिक बदलाव या सिविल सेवाओं जैसे विषयों में रुचि रखते हैं, एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत में सिल्वर इकोनॉमी का विकास होगा, इसका हमारे पारंपरिक पारिवारिक ढांचों पर, पीढ़ियों के बीच के रिश्तों पर और समाज के पूरे ताने बाने पर आने वाले दशकों में क्या और कैसा असर पड़ सकता है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। अगर आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस के विश्लेषण पर आधारित हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी है, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में ज़रूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें।